हाँ जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन को उर्दू में कहते हैं तगय्युर, तब्दीली, चेंज। ठीक है, चेंज किस में, किन चीज़ों में चेंज? दो क्वांटिटीज़ में चेंज, एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज। ठीक है, तो अब वेरिएशन, अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस आएंगी। आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे वेरिएशन की, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखना है वो है रेशो। रेशो किसे कहते हैं? पेज नंबर 50 ओपन कर लें। रेशो की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। अ रेशो, a relationship between two quantities of same kind measured in the same units। दो क्वांटिटीज़ जो एक किस्म की हों और एक ही यूनिट्स में मेजर की जा रही हों, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेशो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ दी गई हों ए और बी, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी बी है, ठीक है, और इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप हमने शो करना है, और इसमें एक शर्त ये है कि हमारे पास b नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो, b ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रेशो होगी उसको हम लिखेंगे a डबल डॉट b, इसको कॉलन कहते हैं, a कॉलन b, और इसको क्या पढ़ा जाता है? रेशो। ठीक है, अगर इस तरह से हो ना, एक डॉट और एक कॉमा, इसको कहते हैं सेमी कॉलन, ये है कॉलन। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमने कॉलन नहीं पढ़ना, इसको हमने क्या पढ़ना है? ए रेशो बी। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम ये लिख दें ए डिवाइडेड बाय बी या फिर ए ओवर बी, ये एक ही बात है। तो ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो हमारे पास रेशो किसे कहते हैं? रेशो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड विच आर मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। ठीक है, दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप जो सेम क्वांटिटीज़ हों और एक ही यूनिट में मेजर की जा रही हों, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो रेशो को हम इस तरह से रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन वैल्यूज़ को, और फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। अगर हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट हो जिसके अंदर हम दो रेशोज़ को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख लें, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपोर्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर बिलफर्ज हमारे पास दो रेशोज़ ये वाली हैं, एक है हमारे पास ए रेशो बी और दूसरी है हमारे पास सी रेशो डी, सी रेशो डी, और ये इस तरह से है कि ये दोनों रेशोज़ आपस में क्या है? इक्विवेलेंट हैं। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है बेटे कि ये दोनों रेशोज़ के दरमियान में हम 4 डॉट्स जो है वो लगा देंगे। ये प्रोपोर्शन को जाहिर करता है। किस चीज़ को जाहिर करता है? प्रोपोर्शन को। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। बात समझ में आ रही है? ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, यानी कि अगर हम दो रेशोज़ को इस तरह से एडजस्ट करें कि इनके दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 4, ए बी सी और डी। दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दोनों एंड पॉइंट्स पे आ रही हैं, दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो दरमियान में आ रही हैं। जो दो वैल्यूज़ एंड पे आ रही हैं इनको हम कहते हैं बच्चों एक्सट्रीम्स। यहाँ पे ए और डी जो है वो क्या कहलाएंगी? एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों? एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? एक्सट्रीम्स। जबकि सी और बी, या बी और सी जो है, ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जो इन दोनों के क्या आ रही हैं? दरमियान में आ रही हैं। इनको हम कहते हैं मीन्स। इनको हम क्या कहते हैं? मीन्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? दो ऐसी वैल्यूज़ जो मिड में मौजूद होती हैं उनको हम मीन्स कहते हैं, जो एंड पॉइंट्स पे मौजूद होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। बात क्लियर हो रही है बच्चे?
तो हमारे पास ए और डी जो है वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक्सट्रीम्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ए और डी, और मीन्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं बच्चों, बी और सी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरेट होता है और वो आपके क्वेश्चंस के अंदर बहुत दफ़ा काम आएगा, बहुत दफ़ा काम आएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान भी है। फॉर्मूला ये है कि अगर हम दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा दोनों मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, यानी कि दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विच इज़ इक्वल टू दोनों मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के। बात क्लियर होगी है बेटे यहाँ तक। उसके बाद अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाना जो है वो ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, दो चीज़ें जो है वो बेटे और समझ लें, बल्कि ये एक बॉक्स दिया गया है पेज नंबर 50 पर, तीन बातें जो है वो उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपने याद भी रखनी है बेटे। सबसे पहले द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, जो तरतीब है, वो मैटर करती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि ए रेशो बी अगर लिखा हुआ है तो आप इसको बी रेशो ए नहीं लिख सकते, इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। बेटे इधर तवज्जो, इधर बढ़ा रहा हूँ। ए रेशो बी अगर लिखा हुआ है तो इसको आप बी रेशो ए नहीं लिख सकते, इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अगर ए रेशो बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बी में से ए वैल्यूज़ मौजूद हैं। या अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, मैं कहूँ जी आपने जो है वो 50 में से 30 नंबर्स जो है वो हासिल किए हैं, और अगर मैं इसका चेंज कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 50 डिवाइडेड बाय 30 नहीं बन जाएगा, यानी कि आपने 30 में से 50 नंबर ले लिए। एडे तुसी आइंस्टाइन रहने देने किधरे है ना। तो इसमें ऑर्डर जो है वो क्या करता है बेटे, मैटर करता है। तो आप इसको ए रेशो बी को बी रेशो ए नहीं लिख सकते, फर्स्ट रूल। सेकंड, जो हमारे पास रेशो के अंदर भी तो दो वैल्यूज़ होती हैं ना बेटे, जैसे हमने प्रोपोर्शन में कहा कि 4 वैल्यूज़ हैं, ए बी सी और डी। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं, और सेकंड और थर्ड वैल्यू को हम मीन्स कहते हैं। इसी तरह रेशो में भी दो वैल्यूज़ होती हैं बेटे, उन दोनों के भी जो है वो नेम्स हैं, वो आपने याद रखे हैं। इन रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म ए इज़ कॉल्ड एंटेसिडेंट एंड द सेकेंड टर्म बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एंटेसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट में डिफरेंस क्या है। रेशो की फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटेसिडेंट, और सेकंड टर्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट बेटे, रेशो हैज़ नो यूनिट, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से हासिल होती है। और जब सेम क्वांटिटीज़ को जिनके यूनिट्स भी सेम हो डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स तो कट नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी आपके पास लिखा हुआ था 50 मीटर रेशो 30 मीटर, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 50 मीटर डिवाइडेड बाय 30 मीटर। सबसे पहली फुर्सत में तो आप मीटर को मीटर के साथ कैंसिल करोगे, 10 3 दा 30, 10 5 दा 50, तो ये 5/3 यानी कि 5 रेशो 3 नहीं बन जाएगा। तो इसमें यूनिट कौन सा है, कोई भी नहीं। तो रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की फ्रैक्शन होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इंतहाई आसान है। सवाल ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म। हमें इन नंबर्स को रेशो की फॉर्म में लिखना है, फिर हमें इन नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, और इनको सिंप्लीफाई करना है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो हमें वैल्यू दी हुई है बच्चे, वैल्यू हमारे पास है 750 रुपीज़ और 1250 रुपीज़। मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों, 750 रेशो 1250 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना बच्चों। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 750 डिवाइडेड बाय 1250 लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है ना। और भाई बोल तो लिया करें, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारे पास, 75 डिवाइडेड बाय 125। आप इसको 5 पे भी कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट 25 पे आप कैंसिल करना चाहें तो भी कैंसिल कर सकते हैं।
25 3 दा 75 और 25 5 दा 125। तो इसका आंसर आ गया 3/5। 3/5। उसने क्या कहा था कि इन रेशोज़ को किस फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है एज मच एज पॉसिबल। अब आप 3 और 5 को किसी भी टेबल पे काट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते ही नहीं है, ठीक है। लिहाजा ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है या जिसको हम लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। बात समझ में आई है बच्चे। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है विच इज़ 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की क्या वैल्यू है बच्चों? 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ठीक है बच्चे। तो अगर इसको मैं, और मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी बेटे रेशो की, सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। एक तरफ सेंटीमीटर है और एक तरफ मीटर है, तो दोनों को किस में लेके आएंगे? या तो मीटर में ले आएं या सेंटीमीटर में ले आएं, ठीक है। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो मैं सिर्फ इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये इसको लिखा जा सकता है बच्चों 450 सेंटीमीटर रेशो 3 × 100, और ये भी अब मीटर से किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। दोनों सेम यूनिट में आ गया तो यूनिट्स को हम कैंसिल कर देंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ बेटे 450 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल किया जा सकता है, 0 को 0 के साथ कैंसिल किया जा सकता है। 45 डिवाइडेड बाय 30। 15 के टेबल में दोनों कैंसिल होते हैं, 15 2 दा 30 और 15 3 दा 45, ठीक है। 3/2 ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। और क्लियर है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चों जो 3 और 4 है उसमें से मैं एक करवा देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा 4 kg और दूसरी वैल्यू दी हुई है 2 kg एंड 750 ग्राम्स। क्या वैल्यू दी है पार्ट नंबर 3 की बच्चों? 4 kg और 2 kg 750 ग्राम्स, ठीक है। अब इसको भी सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो आप केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो या ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। तो हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो 4 kg लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 4000 ग्राम्स। किलो का मतलब 1000 ही होता है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4, अच्छा चलो 4 × 1000 लिख लेता हूँ और साथ में आ जाएंगे ग्राम्स। रेशो 2 kg का मतलब यह 2 × 1000, ये भी ग्राम्स में आ गया, प्लस 750 ग्राम्स तो ऑलरेडी ग्राम्स में ही थे, ऐसे ही है ना, ठीक है बच्चे। अब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 4000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2 × 1000, 2000 प्लस 750, तो ये 2750 ग्राम्स बन जाएंगे। यूनिट्स कैंसिल कर दें, 0 से 0 कैंसिल कर दें, और उसके बाद बच गया बच्चे 400 डिवाइडेड बाय 275। इसको आपने सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेना है और जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेंगे वो इसका आंसर होगा। क्लियर होगी ये बात बच्चे? समझ में आ गया? लास्ट पार्ट नंबर 4 और 5 खुद कीजिएगा और ये हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मौजूद है। स्टेटमेंट ये है, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, अगर एक क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? 60 है। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है? 25, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। सबसे पहले ये तो पता चले कि बॉयज़ की तादाद कितनी है। गर्ल्स की और टोटल स्टूडेंट्स की तो दी हुई है, तो बॉयज़ की अगर आपने तादाद मालूम करनी है तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस जितनी गर्ल्स हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बॉयज़ की तादाद है वो बाकी मिल जाएगी हमें। तो हमारे पास गर्ल्स हैं 25 और बॉयज़ होंगे फिर 35, ठीक है। अब जो हमने मालूम करना है, पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी है पार्ट ए, बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स, हमने फ्रैक्शन लेनी है 2 वैल्यूज़ की बेटे। पार्ट नंबर 1 बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स,
ऐसे ही है ना, बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बॉयज़ की तादाद कितनी है, वो है बच्चों 35। रेशो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है 35 डिवाइडेड बाय 60। 5 के टेबल पे दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट होती हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 5 2 दा 10, 12 5 60, 7/12। तो ये है हमारे पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, 7:12, ये 7/12। दूसरे में हमसे पूछा गया था बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ रेशो गर्ल्स, ऐसे ही है। बॉयज़ की तादाद कितनी है 35, रेशो गर्ल्स की तादाद कितनी है 25। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 35 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 7:5, और यही कुछ हमने मालूम करना था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया बेटे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y, फाइंड द रेशो x रेशो y। क्वेश्चन नंबर है 3 बच्चे, लिखवाइएगा बेटे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4x है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 5y, y अभी है जी 2x माइनस 7y। जी बच्चे, ये हमने मालूम करना है। हमने मालूम क्या करना है, फाइंड x रेशो y। हमने मालूम क्या करना है बच्चों, फाइंड x रेशो y। ये वाली वैल्यू हमने x रेशो y मालूम करनी है। x रेशो y मालूम करनी है। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है और ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मालूम करने को नहीं कहा गया। अगर वैल्यू मालूम करने को कहा जाता फिर हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो इसमें एक दफ़ा पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसकी जो वैल्यू आती है फिर वो पुट करके, वो काम नहीं है। अभी उसने हमसे इन दोनों वेरिएबल्स की रेशो पूछी है जो कि बहुत आसान काम है। अब देखिएगा, मैं इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, 3 4 ज़ा 12x बन जाएगा, माइनस 3 5 ज़ा 15y बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y। ठीक है, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें, y वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लें और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये माइनस 15 अगर मैं उधर भेजूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 2x अगर इधर भेजूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। सो 12x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 15y माइनस 7y। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चों 10x, यहाँ पे कितना बच जाएगा 8y। हमें उसने क्या मालूम करने को कहा था, x रेशो y मालूम करने को कहा था। ये जो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो y मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x ओवर y विच इज़ इक्वल टू 8/10। ये बात समझ में आई है। 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर 8 के साथ जाके डिवाइड हो गया। y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर x के साथ आगे डिवाइड हो गया। ये इसको क्या लिखा जा सकता है बेटे, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। ये जो x डिवाइडेड बाय y लिखा हुआ है ये हमारे पास 4 रेशो 5 वैल्यू नहीं आ गई। और उसने क्या मालूम करने को कहा था, x रेशो y नहीं कहा था। जब x रेशो y को x ओवर y लिखा जा सकता है तो x ओवर y को भी तो x रेशो y लिखा जा सकता है ना। सो विच इज़ इक्वल टू 4 रेशो 5 आगे आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो उसने हमें मालूम करने को कहा है बच्चे, वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशोज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। क्या वैल्यू दी हुई है, ये 2 रेशोज जो हमें दी हुई है ना बेटे, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ बता दें मुझे। क्वेश्चन नंबर है 4 जी, वैल्यू लिखवाएं 2p प्लस 5 जी 3p प्लस 4, ये इक्वल है 3 रेशो
4 के। बच्चे खामोश हो जाएं। अभी अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब यहाँ से हमें p की वैल्यू मालूम करने को कहा है उसने। तो अगर मैं फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2p + 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, जो कि मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ, इज़ इक्वल टू 3p + 4 और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 के साथ। ये देखो, ये हमने एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है, दिस एक्सट्रीम एंड दिस एक्सट्रीम, और ये इन मीन्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, बात समझ में आई है? और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? आपस में इन दोनों के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को सिंप्लीफाई करके सेपरेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 4 to the 8p + 4 5 the 20, 3 3 the 9p और 3 4 the 12। 9p बड़ा है या 8p बड़ा है? 9p। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इस 12 को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास 20 - 12 विच इज़ इक्वल टू 9p - 8p हो जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ से? 8 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से बच जाएगा सिर्फ p, और p की वैल्यू हमारे पास फाइनली 8 आ गई है। यही हमने मालूम करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है बच्चे। If the ratios 3x + 1 and ratio 6 + 4x and 2:5 are equal, find the value of x। लिखवाइएगा ज़रा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चे, 3x + 1 6 + 4x इज इक्वल टू जी 2:5। क्या कहा है उसने? ये रेशोज और ये रेशो आपस में क्या है बच्चों? इक्वल हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेटे क्या बन जाएगा? 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो 5 × 3x + 1, 5 × 3x + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 6 + 4x। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई करें, 3 5 = 15, x + 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 + 4 to the 8x। ठीक है, 15x बड़ा है या 8x बड़ा है? 15x। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 15x - 8x, और यहाँ पे 12 - 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से कितना बच जाएगा? 7x। यहाँ से कितना बच जाएगा? 7। सो x की वैल्यू 7 / 7, 7 1 7, 7 1 7, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, 5 क्वेश्चंस जो है वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी पार्ट नंबर 1 में से 2 पार्ट्स स्किप करवाए हैं, ये आपने ख़ुद कर लेने हैं। बाकी पहले 5 क्वेश्चन बेटे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।